नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। जैसी की आशंका थी कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार जाने के बाद वहां पर कोहराम मचेगा, तो अब वो कोहराम वहां मचा हुआ है और ऐसा लगता है कि सीरिया की बंदरवाट हो रही है। यानी जो अलग अलग शक्तियां उसमें शामिल थीं, आतंकवादियों को, कट्टरपंथियों को लाकर इस लड़ाई में मदद करने के लिए, ताकि वो आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति असद की सरकार को हटा सके, वो अब सीरिया के संसाधनों को आपस में बांटने की होड़ में लगी हुई है। इसका क्या नतीजा होगा, अभी हम लोग इसका कुछ अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जिस तेजी से हो रही हैं और जिस दिशा में जा रही हैं उसमें संकेत अच्छे नहीं हैं। ये बात बहुत साफ है कि अमेरिका, अन्य पश्चिमी देशों, टर्की और सबसे ऊपर इजराइल, इन्होंने मिलकर एक और लीबिया तैयार कर दिया है। लीबिया जो कि एक प्रॉस्परस कंट्री था और बहुत अच्छी तरह से जिसका मैनेजमेंट हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो पूरे इलाके में उसको लोग एक, अगर मिसाल ना भी कहें तो लोग देखते थे कि किस तरह से वहाँ पर एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है। वो देश एक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं उनके कब्जे में चला गया और वो एक कट्टरपंथ का अड्डा बनकर रह गया। जब 2011 में वहाँ के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी को हटाया गया। और अब ये तो बहुत ही साफ है, खुद इसका क्रेडिट तब की अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ले चुकी हैं, ठहाके लगा चुकी हैं कि हम गए और हम लोगों ने गद्दाफी को मार दिया। तो जो लीबिया में हुआ था वैसी परिस्थिति अब हम लोग सीरिया में होते हुए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? अभी पूरे 4 दिन हुए हैं जब तख्ता पलट हुआ। रविवार को तो राष्ट्रपति असद ने देश छोड़ा। उसके बाद वहाँ पर ये जो हयात तहरीक अल शाम नाम का संगठन है, जिसका पहले नाम अल नुसरा था और असल में ये अल कायदा और इस्लामिक स्टेट जो ISIS जो आतंकवादी संगठन थे, उनके ऑफशूट्स, उसमें से निकले हुए लोगों को मिलाकर बनाया गया है। तो अगर इसको ये जो हयात तहरीक अल शाम है, इसकी सत्ता कायम हुई रविवार को देर से, उसके बाद बीच में 4 दिन गुजरे हैं। 4 दिन में क्या देखने को मिला है? 4 दिन में ये देखने को मिला है कि अल्पसंख्यक समुदायों को, और ये गौर करने की बात है कि सीरिया में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उसमें शिया हैं, सुन्नी हैं, अलावी हैं, ईसाई हैं और भी दूसरे अल्पसंख्यक हैं। तो जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर ईसाई और जो अन्य अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर हमले, न सिर्फ हमले हुए हैं बल्कि उनका सार्वजनिक रूप से उनकी हत्याएं की गई हैं अलग अलग जगहों पर। महिलाओं को घर में बंद रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कल जो नई सरकार है, इसके मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने ये फरमान जारी किया कि सीरिया में जितनी महिला जज हैं वो इस्तीफा दे दें और अपने जिन मामलों को, जिन मुकदमों को वो देख रही हैं, वो पुरुष जजों को सौंप दें। ऐसे वीडियो सीरिया के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जिसमें ये देखा गया है कि ये जो नए शासक हैं और इनसे जुड़े हुए जो गुट हैं, इनके लोग सड़क पे चलती महिलाओं को रोककर हिजाब पहनने की नसीहत दे रहे हैं, धमका रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आगे से बिना हिजाब पहने आप ना निकलें। सीरिया एक की जो पुरानी सरकार थी, बाथ आइडियोलॉजी को मानने वाली, बात का अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वेनेंसा, नव जागरण,
रिसर्जेंस, पुनरुत्थान, ये उसका अगर हम लोग अनुवाद करें मोटे तौर पर तो उसका अर्थ होगा। तो वो जो सरकार थी जो नव जागरण के विचारों से को लेकर स्थापित हुई थी, कोई भी सरकार आदर्श नहीं होती है, उसमें बहुत तरह की कमियां होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, उसके जो लीडर्स हैं कई बार वो ज्यादतियां भी करते हैं। और ये जो राष्ट्रपति असद थे और इनके पिता इसके पहले जो थे हाफिज अल असद, उनकी सरकारें भी इन सब बुराइयों से मुक्त थी, ये कोई भी नहीं कहता है और ये कहा भी नहीं जा सकता है। लेकिन उन्होंने वहाँ एक नव जागरण जो बाथिस्ट आइडियोलॉजी है, जो सेकुलर आइडियोलॉजी है, मॉडर्न आइडियोलॉजी है, उसके तहत उन्होंने अपनी सरकार चलाई थी, जिसमें जनता की भलाई भी एक उसका एलिमेंट था। क्योंकि ये जो बाथिस्ट आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी ये सेकुलर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो सीरिया में पब्लिक सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग रहा। अब जो ये नई सरकार आई है, इन्होंने आते आते ये ऐलान किया कि ये जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, विभाग हैं, इन सब का निजीकरण किया जाएगा। अब जब ये निजीकरण किया जाएगा तो कौन उसमें आएगा, कहाँ की कंपनियां आएंगी, इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उनके एक लीडर ने ये कहा है कि वो अपनी सीरिया की कंपनियों को कहेंगे कि वो इजराइल में जाकर इन्वेस्टमेंट करें, इजराइल की कंपनियों को वहाँ आमंत्रित करेंगे। तो कुल मिलाकर जो दिशा है वो दिशा यही है कि जो पब्लिक एसेट्स हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं, उनको विदेशी कंपनियां, इजरायली कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां आएँ, उस पर अपना वो मालिकाना कायम करें और जिसको एक तरह से बंदरवाट कही जाती है या संसाधनों की लूट कही जाती है, ये चीज़ वहाँ शुरू हो। इसका रास्ता ये जो नई पूर्व आतंकवादियों की सरकार है, या अभी भी वो आतंकवादियों के नज़रिए से ही वो चल रही है, वो देखने को मिल रहा है। और जितने रिग्रेसिव आइडियाज होते हैं, सामाजिक जो विचार होते हैं, उनको जबरन वहाँ लागू किया जा रहा है। इसके साथ एक दूसरे तरह का घटनाक्रम भी वहाँ हो रहा है। रविवार की रात ही, जिस दिन राष्ट्रपति असद देश छोड़कर गए और ये जो हयात तहरीक अल शाम की सरकार बनी, इजराइल ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है सीरिया के इलाकों में। सीरिया का एक इलाका गोलान हाइट है, गोलान पहाड़ियाँ हैं, जिस पर तो उसने 1967 में ही कब्जा कर लिया था, आज तक उसने खाली नहीं किया, लेकिन उसको कब्जे वाला इलाका ही कहा जाता था। लेकिन अब उसने वहाँ से आगे बढ़ते हुए उसकी सेना सीरिया की जो राजधानी दमिश्क है, जिसे इंग्लिश में डमेस्कस कहते हैं, उससे सिर्फ 30 मील यानी लगभग 45 किलोमीटर दूर रह गई है। और ये सारे इलाके पे उसने कब्जा कर लिया है और जाहिर है ये इलाका छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। ये उसको ग्रेटर इजराइल का पार्ट बनाएंगे, उसकी घोषणा कर देंगे। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात है। चिंता की बात क्या, वो आप इसे चिंता की बात कहें, दुख की बात कहें, कि ये जो नई सरकार बनी है, इनकी ओर से ये कहा गया है कि ये इजराइल के साथ शांति समझौता करेंगे। अब ये जो शांति समझौता होगा, अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें जो इलाके से इजराइल ने कब्जा किया है वो उसको लेजिटिमाइज कर दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा ऑफिशियली उसको। सीरिया अपना दावा भी छोड़ देगा, ये आशंका है। अभी हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन ये अंदेशा है। दूसरी चीज ये देखने को आ रही है कि जो सीरिया के अलग अलग इलाके हैं, वहां पर एक तरह की गृह युद्ध जैसी हालत बनती जा रही है। अब एक नया कॉन्ट्रडिक्शन वहां खड़ा हो रहा है। वो देखने को मिला है कि जो अमेरिकी समर्थित कुर्द हैं, जो टर्किश मूल के हैं, जो तुर्की के मूल के जो कुर्द हैं, कुर्द एक कबीलाई समुदाय है जो कि टर्की से आकर यहाँ पर इस इलाके में वो लोग बसे हैं या आने को मजबूर हुए, क्योंकि जो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कुर्द समुदाय पर बहुत ज्यादतियां की हैं। तो ये जो कुर्द हैं, जो
इनके कब्जे में एक इलाका था जिसको इन आतंक हयात तहरीक अल शाम के जो लोग हैं इन्होंने छीन लिया है। क्योंकि वो जो कुर्द थे वो अमेरिका के बैक्ड थे, अमेरिका के समर्थन से वो संगठन ने वहाँ पे कब्जा किया था। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है कि ये इस तरह के जो संगठन होते हैं जो एक खास मकसद के लिए समर्थन लेते जरूर हैं किसी बड़ी ताकत का या किन्हीं बड़ी ताकतों का, लेकिन कई बार उनके बीच से कुछ ऐसे समूह उभरते हैं जो फिर मनमाने ढंग से कार्रवाई करते हैं। जब इजराइल की सेनाएं आगे बढ़ने लगी तो इस हयात तहरीक अल शाम संगठन का एक लीडर ने ट्वीट किया। उसने उसमें बड़े आश्चर्य से पूछा कि अब तो सीरिया में सरकार बदल गई है, अब तो आपकी दोस्त सरकार बन गई है, अब आप क्यों कब्जा कर रहे हैं। यह सेंटेंस कुछ कहता है, ये कहता यह है कि सभी जो समूह शामिल हैं HTS में, हयात तहरीक अल शाम में, वो इजराइल के कब्जे को स्वीकार कर लेंगे। अगर उसका लीडरशिप स्वीकार भी कर लेता है तो उसके भीतर से कुछ उसको लेकर उसका विरोध होने या आगे चलकर बगावत होने की संभावना उसमें बनी हुई है। और टर्की के साथ तो इनके बहुत पुराने कॉन्ट्राडिक्शन भी हैं, लगाव भी है, उनका समर्थन भी लिया है इन्होंने। यह जो अंतर विरोध है यह इमर्ज करके कब सामने किस रूप में आएगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है। तो ये एक आम धारणा ऐसी बनी है कि ये जो अभी तो ये एक मकसद सबका एक था कि राष्ट्रपति असद की सरकार को हटाना है, उन्होंने हटा दिया। लेकिन आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हो या मिड टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, लंबी कुछ ज़्यादा समय लगे, लेकिन इस बात की पूरी गुंजाइश है कि यह जो आतंकवादी संगठन है ये इनका अंतर विरोध इनके आज के जो समर्थक ताकतें हैं उनसे उभरेगा। और इसमें ये आम अनुमान लगाया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो नुकसान जिसका होगा वो टर्की का होगा, क्योंकि टर्की बिल्कुल पास में है। इजराइल का जहाँ तक संबंध है, इजराइल के पीठ पर अमेरिका का हाथ है और ये सारे जो आतंकवादी समूह हैं इन पर अमेरिका का एक असर रहता है। विकीलीक्स ने जो दस्तावेज जारी किए थे और खुद अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से जो आत्मस्वीकृतियां हुई हैं उसमें तो उसके बाद तो कोई संदेह नहीं बचता है कि अल कायदा और ISIS जैसे जो संगठन थे इनको बनाने में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा रोल रहा। अलग बात है कि उसमें से कुछ और गुट कभी उनके खिलाफ हो गए, उन्होंने उन पर भी हमला किया, तो वो जो हुआ उसकी गुंजाइशें आज भी बनी हुई हैं। तो आज के जो विजेता हैं, जो आपको ये लगता है कि ये इनकी जीत हुई है, आने वाले दिनों में कि वो लूजर यानी नुकसान उठाने वाली ताकतें भी हो सकती हैं। इसके संकेत भी पहले ही 4 दिन में मिलने लगे हैं, 4 या 5 दिन उसको जिस रूप में देखा जाए। तो कुल मिलाकर परिस्थिति ये बनी है कि सीरिया में एक तरफ बंतर बांट हो रही है संसाधनों की। अमेरिका की पूरी दिलचस्पी इसमें है कि उसके तेल संसाधन कुछ इलाकों पे तो पहले से ही उसका कब्जा था, जहां से वो लगातार तेल ले जाता था, जिसे सीरिया की सरकार, तब की सरकार, उसे तेल की चोरी कहती थी। और अभी भी कुछ आगे जो तेल वाले समृद्ध इलाके हैं उस पर उसका कब्जा हो जाए। इजराइल अपना मकसद पूरा कर रहा है, वो जहां तक जो जमीन उसको लगता है कि ये ले लेना चाहिए, और इस पर उसका बहुत एक बड़ा प्लान है। प्लान ये है कि गजा और वेस्ट बैंक के लोगों को धकेल कर वो पूरा इलाका में ग्रेटर इजराइल बनाया जाए और इन लोगों को वहाँ रिफ्यूजी बनाकर भेज दिया जाए। ये सारी चीज़ें ये तो बहुत पहले का प्लान है उनका, जो कि उनके मंत्री कहते भी रहे हैं। तो इजराइल कर रहा है। टर्की को भी क्या मिल रहा है ये पता नहीं है, क्योंकि टर्की जो है वो राष्ट्रपति एर्दोआन की बशर अल असद से पुराना वैर था,
वो वैर उन्होंने निकाल लिया है। लेकिन ये अभी देखना है कि ये आगे चीज़ें किस रूप में चलती हैं। तो टर्की में बंदरबाट हो रही है, कोहराम मचा हुआ है और आने वाले दिनों के लिए बहुत खराब संकेत मिल रहे हैं उनके लिए भी जो आज के विजेता है। तो आज बस बात इतनी ही, हम फिर आएंगे अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।